हेलो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे होंगे। मित्रों, जैसे हमने पिछली अपनी वीडियो में, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस किया था और हम वहाँ पर हमने हाइब्रिड विगर और इनब्रीडिंग डिप्रेशन तक बात की थी। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी और बच जाती है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ट्राईहाइब्रिड क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉसेस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस क्या है। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना बहुत जरूरी है जब हम क्रॉसेस करेंगे। तो अगर हम पर ये नहीं आएंगे तो मित्रों हम वहाँ पे हमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहली बात हम इसकी करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मित्रों, जब क्रॉस केवल एक कैरेक्टर को लेकर किया जाए, जब दो प्योर लाइंस में केवल एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया जाता है, तो हम उस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पौधे में केवल एक ही कैरेक्टर होगा, पौधे में तो सारे कैरेक्टर होंगे, 77 कैरेक्टर होंगे, बट हमारा फोकस जो होगा केवल एक कैरेक्टर पर होगा, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी केवल सिंगल कैरेक्टर पर होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैलिड है। अब आ जाइए मित्रों, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस तो मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस वही बात, अगर हम दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब हमें फोकस करना है दो कैरेक्टर्स पे, तो हम उसको बोल देंगे डाईहाइब्रिड। तीन कैरेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं तो ट्राईहाइब्रिड। इसी तरह से हम बोलते जाएंगे, जितने कैरेक्टर्स पर हम फोकस करेंगे, जितने कैरेक्टर्स पे हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, हम उसको उस हिसाब से बोल देंगे। इज दैट क्लियर मित्रों? ठीक है। अब मित्रों हम थोड़ा सा आ जाते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस ये समझिए मित्रों, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है ए सेट ऑफ क्रॉसेस इन विच सेक्सेस आर रिवर्स्ड। मतलब ए सेट ऑफ क्रॉसेस जिसमें दो क्रॉस होंगे, एक बार हम मेल को कुछ अज्यूम करेंगे और फीमेल को कुछ अज्यूम करेंगे, वैलिड है। दूसरे क्रॉस में हम मेल को फिर चेंज कर देंगे और फीमेल को दूसरी जगह पर दूसरी चीज हम अज्यूम कर लेंगे। जैसे मानकर चलिए मित्रों, फिलहाल जैसे एक हमने टॉल प्लांट माना, पहले एक टॉल और ड्वार्फ के बीच में हम क्रॉस कराने वाले हैं, ड्वार्फ प्लांट के बीच। तो मेल हमने मान लीजिए टॉल ले लिया, मेल ले लिया पहले टॉल, और जो फीमेल ली, फीमेल ले ली हमने ड्वार्फ। एक तो ये क्रॉस, अगर हम लोग ये चेंज कर दें, मतलब एक तो ये क्रॉस हो गया जिसमें मेल हमने टॉल लिया, फीमेल ड्वार्फ ली, और अगर हम दूसरा क्रॉस लेते हैं जिसमें मेल को ड्वार्फ लें और फीमेल को टॉल लें, तो दो क्रॉसेस हो गए। इसलिए मैंने बोला ए सेट ऑफ टू क्रॉसेस इन विच सेक्सेस आर रिवर्स्ड, तो हम उसको रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। रेसिप्रोकल का इंपॉर्टेंस मित्रों आप सीखोगे, मैं बताऊंगा, लेकिन टाइम आने पर बताऊंगा कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस हम जब देखेंगे, जो मेंडेलियन को फॉलो नहीं कर रहा, उसमें रेसिप्रोकल क्रॉस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो F1 आएगा वो डिफरेंट आएगा रेसिप्रोकल क्रॉस में। लेकिन मेंडेलियन में जो रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद हमेशा F1 सेम रहेगा। ये बात आपके थोड़ा बाद में समझ में आएगी, डोंट वरी। तो बस अभी फिलहाल रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये समझिए कि ये ए सेट ऑफ क्रॉस इन विच सेक्सेस आर रिवर्स्ड, जिसमें सेक्सेस को रिवर्स कर दिया जाए, ऐसे क्रॉस है ये दो, जिसमें दो क्रॉस आते हैं सेट के अंदर। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया। अब हम बात करते हैं मित्रों टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड आउट क्रॉस क्या है। मित्रों बैक क्रॉस क्या है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें। बैक क्रॉस क्या है? तो बैक क्रॉस होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पेरेंट लिया टॉल
पेरेंट लिया, टॉल एक ड्वार्फ पेरेंट लिया, और टॉल के लिए ये लिया आपने, ये पेरेंट्स हो गए, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स इसमें ये हो गया, गैमेट्स जो होंगे, और यहां से ये हो गया। तो मित्रों यहां से F1 बना, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो बनेगी वो F1 ये बना। अब समझो, तो बैक क्रॉस क्या है? अगर F1 जनरेशन से अगर क्रॉस हम पेरेंटल टाइप के साथ करा रहे हैं, हमने बोला अगर F1 जनरेशन से इंडिविजुअल का क्रॉस अगर हम पेरेंटल टाइप के साथ करा रहे हैं किसी के भी साथ, तो मित्रों हम उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या? बैक क्रॉस। तो मित्रों ये जो बैक क्रॉस होता है ये दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब ये समझिए आप, बैक क्रॉस इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है मित्रों आउट क्रॉस, और एक होता है मित्रों टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस 2 तरह का है, एक तो हो गया आउट क्रॉस, एक हो गया टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या है? अगर F1 प्रोजनी में से इंडिविजुअल का क्रॉस हम करा रहे हैं डोमिनेंट पेरेंट टाइप के साथ, अगर हम F1 प्रोजनी में से किसी भी इंडिविजुअल का क्रॉस करा रहे हैं डोमिनेंट पेरेंटल टाइप के साथ, तो उस क्रॉस को हम कहते हैं आउट क्रॉस, और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये मित्रों आपको मैं बताऊंगा जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, तो ये बातें आएंगी कि आउट क्रॉस का कैसे कोई फायदा नहीं है, कैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि जब F1 प्रोजनी से किसी इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाए पेरेंटल टाइप के साथ, डोमिनेंट पेरेंटल टाइप के साथ, तो वो कहलाता है आउट क्रॉस। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे क्या है कि हमने पेरेंट ले लिए, टॉल लिया था, ड्वार्फ लिया था, एक पेरेंट, तो ये तो पेरेंट्स हो गए। गैमेट्स जो बने, तो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप होगा मित्रों वो ये है और ये है, हम पढ़ेंगे। उसके बाद गैमेट्स जो बनेंगे, गैमेट्स यहाँ से बनेगा ये और यहाँ से बनेगा ये। F1 जो बना मित्रों, F1 जो बना, F1 ये बना। इज दैट क्लियर? अगर F1 का, तो ये तो F1 का अगर हम क्रॉस कराते हैं किसी के भी साथ, किसी भी पेरेंटल के साथ करा दे, ये बात तो कहलाती है बैक क्रॉस। बट अगर इसका क्रॉस हम इस पेरेंटल टाइप के साथ कराएं, डोमिनेंट पेरेंटल टाइप के साथ अगर क्रॉस कराते हैं F1 प्रोजेनी में से, तो ये कहलाता है आउट क्रॉस। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये मित्रों बात सामने आएगी हमारे जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस करेंगे। अगर इसका क्रॉस इस पेरेंटल टाइप के साथ कराया जाता है, रिसेसिव पेरेंटल टाइप के साथ कराया जाता है, तो इसको कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये बातें भी हमारे तभी समझ में आएंगी। अभी तो यहाँ पर आप केवल इतना ध्यान रखिए कि बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस के बाद आउट क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस कितने तरह का होता है? 2 तरह का है, एक आउट क्रॉस है, एक टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या है और बैक क्रॉस क्या है, मतलब आउट क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। वैलिड? ये आपको याद रखनी है, इनकी सिग्निफिकेंस, किसका सिग्निफिकेंस क्या है, किसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में आने वाले हैं और तब हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। नो प्रॉब्लम। तो मित्रों ये सारी चीजें ये हो जाती हैं। उसके बाद मित्रों एक चीज और आपको समझनी होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप पर नहीं आई तो मित्रों आप जेनेटिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो चीज बहुत ही जरूरी है सीखनी, और उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी आप पर निकालनी आनी चाहिए। अगर आप पर प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं आई तो मित्रों डेफिनेटली
आपसे कोई भी जेनेटिक का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। वैलिड। तो सबसे पहले बात आ जाती है मित्रों कि गुरुजी ये तो बताओ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं, जानना चाहते मतलब जानेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब है द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी भी इवेंट का होने का कितना चांस है, ये प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लीजिए। द चांस ऑफ इवेंट टू अकर इन फ्यूचर, मैं लिख देता हूं, द चांस ऑफ एन इवेंट, the chance of an event to occur in future। फ्यूचर में किसी भी इवेंट का होने का क्या चांस है, कितना चांस है, इस बात को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वैलिड। तो मित्रों ये क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, कोई भी न्यूमेरिकल, क्योंकि जेनेटिक में तो भैया न्यूमेरिकल ही आना है, याद रखना। मेंडेलियन जेनेटिक्स से जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, सीएसआई यूजीसी नेट का एग्जाम है, जो वहां से आपका न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, थ्योरेटिकल कम आएगा। बट नीट में दोनों हो सकता है कि थ्योरेटिकल भी आ जाए, हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए, चाहे नीट वाले हो चाहे नेट वाले हो। प्रोबेबिलिटी तो दोनों पे आनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल निकालना है तो आप पर आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालना। कोई बात नहीं मित्रों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, अभी बता देते हैं। मित्रों जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दो बंदे हैं और दोनों के हाथ में एक एक सिक्का है। बात को ध्यान से सुनिए। दो बंदे हैं, एक बंदा राम है मान लीजिए, एक बंदा श्याम है। राम के पास भी एक सिक्का है, श्याम के पास भी एक सिक्का है। अब मैं बोलूं दोनों कॉइन को टॉस करें और दोनों के कॉइन में हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या? ठीक है, सिंपल सी बात। तो मित्रों ये तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कुछ बेसिक चीज समझिए। मान लीजिए कोई सिक्का है, एक कॉइन है, एक कॉइन है। एक कॉइन में मैं कॉइन को उछालूं और हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी बताइए आप? इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर हम एक कॉइन को उछालें और उसमें हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। उस बात की अगर हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी मित्रों 1/2। और आप ये भी कह सकते हो कि जी 50% प्रोबेबिलिटी होगी। वैलिड? ठीक है, मैं कहता हूं कॉइन को टॉस करें हम और हेड ना आए, टेल आए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो मित्रों टेल की अगर हम देखें तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2 और 50%। भाई ये बात तो मानते हो आप। सिक्का आपने उछाला हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। टेल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। मित्रों मैं फिर बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस टू अकर ऑफ एन इवेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में होने का चांस क्या है? जैसे बादल हो रहे हैं और कोई पूछने लगे बताओ आज बारिश होने के कितने % चांस है, तो चांस इज नॉट दी गारंटी। कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा। आपने बोला कि जी बारिश होने के आज 70% चांस लग रहे हैं, 75% लग रहे हैं, ये तो लग रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी हो जाए, वो इवेंट हो ही जाए। चांस है, मतलब गारंटी नहीं है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी इज चांस। ठीक है, चांस है 70% हो जाए। मैंने कहा कि जी बारिश होने के चांस है 90%, बारिश हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं हुई, वो चांस था। मैं चांस के बारे में बता रहा था। इज दैट क्लियर? तो चांस है, चांस इज नॉट दी गारंटी। तो यही चीज होती है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो मित्रों
मैंने बताया हेड अगर बोला जाए, हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी सिक्के में तो 1/2, बोले तो 50%, टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 50%, दोनों की बराबर है। अच्छा मित्रों, हेड के अंदर दो इवेंट होते हैं। भाई कोई कॉइन है, हेड के अंदर नहीं, कॉइन के अंदर कॉइन है, कॉइन के अंदर तो दो इवेंट है, या तो हेड है या टेल है, या कोई तीसरा भी होता है। तीसरा तो नहीं होता है भाई, या तो कॉइन जो कोई भी है उसके अंदर या तो हेड होगा या टेल होगा, दो ही इवेंट है, तीसरा तो कोई इवेंट है नहीं, सीधी सी बात है। तो मित्रों जो वो इवेंट होते हैं सिक्के के, वो एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, इस बात को भी समझिए। एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है मित्रों? जो सिक्के के इवेंट हैं, जो सिक्के के जो दो पहलू हैं, जो दो सिरे हैं, हेड और टेल, वो एक दूसरे के एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि हमने सिक्का उछाला, सिक्के में जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, कंफर्म है भाई, हेड आया है तो टेल नहीं है ना, और अगर टेल है तो हेड नहीं, तो कैसे इवेंट हुए? एक्सक्लूसिव इवेंट। इसलिए इनको बोला जाएगा एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि जब जो इवेंट होगा तो उससे दूसरे वाला नहीं होगा, और जब दूसरे वाला होगा तो पहला वाला नहीं होगा। इस तरह के इवेंट्स को हम मित्रों एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, और सिक्के के दोनों जो इवेंट हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं। बैलेट। तो मित्रों यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम केस लेते हैं, दो बंदे हैं मान लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, दो बंदे हैं, एक बंदा है राम, एक बंदा है श्याम। चलो मैं लिख देता हूं, एक बंदा है राम, एक बंदा है श्याम। ये हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया। मित्रों एक सिक्का राम के पास है, एक सिक्का श्याम के पास है। एक सिक्का, एक कॉइन, एक कॉइन राम के पास और एक कॉइन श्याम के पास, वैलिड है। अब मैं बोलता हूं कि दोनों जब टॉस करें तो दोनों के टॉस करने के बाद हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली। मैंने बोला कि दोनों टॉस करें और टॉस करने के बाद दोनों का हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली। क्या है? तो ठीक है मित्रों, हमें पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक, ये जब टॉस करे इसका भी हेड आए, ये जब टॉस करे इसका भी हेड आए, मतलब दोनों का हेड आए। कंडीशन तो ये है, वैलिड। अब कहो गुरुजी ये भी तो हो सकता है कि टेल आ जाए, एक का हेड आ जाए। बच्चे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि एग्जाम में बोला तो ये है कि दोनों का हेड आए, फिर बच्चे पूछते हैं सर ऐसे भी तो हो सकता है कि एक का हेड आ जाए, एक का टेल आ जाए, या दोनों का टेल आ जाए। तो हमें उस बात से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब इस बात से है कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। प्रोबेबिलिटी में, जेनेटिक्स में एक चीज हमेशा याद रखना मित्रों, जैसा जैसा एग्जामिनर पूछता है हमें सिर्फ वही बताना है, जैसे वो बोलता है वैसे वैसे हमें करना है। ना तो हमें अपनी तरफ से डिलीट करना है कुछ, ना हमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है, वैलिड है, और ना हमें अपनी तरफ से कुछ फालतू सोचना है। जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे हमें करते जाना है, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे सोचते जाना है। अगर ऐसा करेंगे तो मित्रों हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी हम कहीं भी पहुंचे, इट डजंट मैटर, पर हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कंफर्म है, ये पक्की बात है। इसलिए जब भी आप जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप न्यूमेरिकल में ये दीज आर द फंडामेंटल रूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए जेनेटिक। सीधी सी बात, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एग्जाम ने कुछ पूछा है तो जो पूछा है उसी को मानना है, क्योंकि जो पूछा है वही निकालना है। अपनी तरफ से दिमाग नहीं दौड़ाना है कि जी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, होने को तो क्या हो सकता है, लेकिन हमें वो बताना है जो उसके हिसाब से हो सकने का वो पूछ रहा है कि क्या होगा। तब अगर कंडीशन वो देता है, जैसे इसमें दिया कि राम श्याम का दोनों का हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, दोनों के हेड के लिए पूछ रहा है तो दोनों के हेड के लिए हमें सोचना है, बाकी सारी चीजों पर हमें पानी फेर देना, हमें नहीं सोचना। अपनी तरफ से ना कुछ ऐड करना है, ना डिलीट करना है, ना कुछ फालतू सोचना है।
ठीक है जी, दोनों का हेड आई हमने लिख दिया, एग्जामिनर ने बोला। तो इसमें हेड आई इस बात की प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। भाई राम का हेड आई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। श्याम का हेड आई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब वो कह रहा है कि दोनों का हेड आई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोनों का हेड आई तो मित्रों यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चांस हो गया 1/4, बोले तो 25%। क्लियर है। एक बार फिर बता देता हूं मित्रों, अगर वो कंडीशन लगा दे और एक होता है अगर कंडीशन वो ना लगाए। अगर कंडीशन लगा दे तो कौन सा रूल लगेगा, कंडीशन ना लगाए तो कौन सा रूल लगेगा, इसी एग्जांपल से समझेंगे। उसने बोला राम के पास भी एक सिक्का है, श्याम के पास भी एक सिक्का है और दोनों टॉस करें और दोनों के में हेड आए। दोनों के में हेड आए, ठीक। तो दोनों के में हेड आए, एक में हेड आए इसका चांस 1/2, दूसरे में हेड आए इसका चांस 1/2। अब ये कंडीशन लगा दी है, दोनों के में हेड तो तभी आएगा जब इसका भी हेड है इसका भी हेड है। कोई फ्रीडम ही नहीं है दूसरी, तो भाई तभी तो आएगा जब दोनों के में हेड है। कोई कंडीशन तो नहीं है ना। कंडीशन जहां मित्रों फ्रीडम मिलेगी मैं बताऊंगा, दूसरा केस भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो दोनों के में हेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो इसके में हेड आए इस बात का चांस 1/2, इसके में हेड आए इस बात का चांस 1/2, दोनों के में हेड आए इस बात का चांस कितना होगा, दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। भाई इसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके में हेड आने की 1/2। इसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंडिपेंडेंट का मतलब अकेले। भाई दोनों के सिक्के एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना या डिपेंडेंट है, आप ही बताइए। श्याम का सिक्का राम के सिक्के पर डिपेंड है नहीं, राम का सिक्का श्याम के सिक्के पर डिपेंड है नहीं। तो दोनों सिक्के कैसे हो गए इंडिपेंडेंट। और जब कोई इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। ये याद रखना। हम पढ़ाएंगे एक लॉ पढ़ाएंगे मेंडल का, मेंडल साहब ने दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट का रूल तो ये है कि जब कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों सिक्के इंडिपेंडेंट है तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि दोनों का हेड आए, तो दोनों का मतलब एक साथ हेड आए दोनों में, तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगा। तो इसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, इसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, दोनों के में आए दोनों का प्रोडक्ट या 1/4। इज दैट क्लियर मित्रों? मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब मित्रों अब केस लेते हैं दूसरा यहां से। अब मान लीजिए वो ये कहता है एग्जामिनर कि जी राम है और एक श्याम है, दोनों के पास कॉइन है, दोनों जब टॉस करें तो एक का हेड आए एक का टेल आए। समझना बात? उसने बोला राम और श्याम जब टॉस करें तो एक का हेड आए एक का टेल आए, ठीक। तो मित्रों यहां फ्रीडम मिल गई, यहां आजादी मिल गई। उसने क्या बोला, एक का हेड आए एक का टेल आए। हमें इस बात पर इस कंडीशन पर काम करना है कि एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर की कंडीशन ये है कि एक का हेड एक का टेल, ठीक है। तो मित्रों एक तो ये ऐसे हो सकता है कि इसका हेड आ जाए या इसका टेल आ जाए, कंडीशन फुलफिल मानते हो? यहां मैं लिख के मैं यहां लिखता हूं तो भी मित्रों कंडीशन फुलफिल, जो एग्जामिनर पूछ रहा था उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन मान लो मित्रों इसका टेल आ जाए इसका हेड आ जाए तो भी कंडीशन फुलफिल। इज दैट क्लियर? तो मतलब ये कंडीशन ऐसी है जो मोर देन वन टाइप से हो रही है। और जब मित्रों कोई कंडीशन ऐसी हो मोर देन वन टाइप से हो रही हो तब हम उस चीज को कैसे निकालेंगे ये आप देखें। तो ठीक है मित्रों,
इसके लिए निकालते हैं, तो इसके लिए अकेले के लिए देखेंगे हम और फिर इसके लिए देखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हम ये करेंगे। कंडीशन पहली वाली, इसका हेड इसका टेल, तो इसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। इस वाली के लिए यही होगी भाई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये हो गई 1/4। अब ये दो तरीके से हो रही है ना मित्रों, इन दोनों को हम जोड़ भी देंगे, क्योंकि ये इवेंट जो कंडीशन है, इस इवेंट की जो कंडीशन है वो दो तरीके से फुलफिल हो रही है, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो आ गया 2/4, आ गया 1/2। इज दैट क्लियर? तो मित्रों कहने का मेरा मतलब ये है कि दो तरह के रूल हैं, एक तो रूल है प्रोडक्ट रूल, एक रूल है सम रूल। इसको हम सम रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको मित्रों हम सम रूल बोलेंगे। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगा। इज दैट क्लियर? और सम रूल ये कहता है अगर कोई इवेंट मोर देन वन तरीके से या वन टाइप से हो रहा हो, कोई इवेंट अगर मोर देन वन टाइप से हो रहा हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस तरह से होगी कि इसका हम प्रोडक्ट निकालें और फिर दूसरी कंडीशन से जिससे फुलफिल हो रही है उसका प्रोडक्ट निकालें, और जो उनका प्रोडक्ट आता है उन प्रोडक्ट को आपस में जोड़ भी दें, सम भी कर दें। तो ये होता है मित्रों सम रूल। इन रूल का दोनों का इस्तेमाल होगा मित्रों पूरी जेनेटिक्स में जब हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है। बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें बचती है मित्रों, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो चीजें खत्म होती चली जाएंगी, उस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस क्या याद रखना है आपको? याद आपको सिर्फ ये रखना है मित्रों कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है हमें केवल और केवल उस बात पर फोकस करना है, फालतू की कोई और बात नहीं सोचनी है। दूसरी बात, अपनी तरफ से हमें दिमाग नहीं दौड़ाना है, अपनी तरफ से हमें कुछ ऐड नहीं करना है, अपनी तरफ से हमें कुछ डिलीट नहीं करना है। बस करना है तो क्या, जैसे जैसे एग्जामिनर बोल रहा है वैसे वैसे हमें करते जाना है, हम आंसर तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मित्रों मैं कंफर्म हूं, चाहे आप कहीं पहुंचो आप पूरी दुनिया में, मित्रों आप आंसर तक तो नहीं पहुंचोगे, कंफर्म हूं। इज दैट क्लियर? तो मित्रों आज इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। बाकी हम मेंडेलियन और मेंडेलियन जो मेंडल के लॉ हैं उनको, और मेंडल ने कौन सी टेक्निक्स यूज की, मेंडल की टेक्निक्स कौन सी हैं। जैसे उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो मित्रों उन्होंने जैसे एमएसकुलेशन किया था, बैगिंग की थी फॉर सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइंस पाने के लिए उन्होंने बैगिंग की थी, एमएसकुलेशन किया था। उसके बाद मेंडल के लॉ हैं तीन, जो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो मेंडल की टेक्निक्स है और मेंडल के जो लॉ हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच मित्रों। ओके बाय।